नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज से अपन शुरू करेंगे आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसमें अपन पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये जो चैप्टर है आपके 4 मार्क्स का है, यानी 4 मार्क्स का चैप्टर है। तो अपने को क्या है, एक एक नंबर को जोड़ करके और अपना जो टारगेट है उसको पूरा करना है। तो इसके लिए अपने को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। उस मेहनत को आपको जितनी मेहनत करनी है, किस तरह से करनी है, और आपको मेहनत में हम जितनी आपकी सहायता कर सकते हैं उतनी पूरी कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप। आपको ये पूरा चैप्टर बिल्कुल आसानी से याद भी हो जाएगा। साथ साथ में अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और इस चैप्टर की सीरीज को पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये चैप्टर पूरा याद हो जाएगा। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। धातु, वास्तव में धातु होता क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे तत्व के बारे में। किसके बारे में? तत्व के बारे में। क्या होता है तत्व? तो देखो, अपन यहां पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले आपने पढ़ा था पदार्थ के बारे में। जो हमने बेसिक वाले वीडियो है उसमें अच्छी तरह पढ़ रखा है पदार्थ क्या होता है। पदार्थ अपने को पता है कणों से मिलकर बना होता है। किससे? कणों से मिलकर। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से। और उस कण को क्या कहते हैं? प्रत्येक कण को कहते हैं परमाणु। छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है, ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है। पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु। अब जो परमाणु एक जैसे परमाणु होते हैं वो सारे मिलकर, अब जब सारे परमाणु एक जैसे हैं यानी समान परमाणु, कैसे? समान परमाणु मिलकर, समान परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तत्व का। किसका निर्माण करते हैं? तत्व का। तो देखो तत्व क्या होता है। तत्व जब समान परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तत्व का। तो यहां लिखा है जब एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। यह तत्व किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसके अंदर सभी परमाणु एक ही प्रकार के हैं। जैसे अपन बात करें लोहा, लोहे के अंदर सभी परमाणु किसके होंगे? लोहे के होंगे। अगर सोना है तो उसके अंदर सभी परमाणु, छोटे छोटे कण है, वो एक एक छोटा कण सोने का बनकर और बड़ी पदार्थ रूप, बड़ा रूप ले लेता है। चाहे आप बात करें कैल्शियम की तो उसके अंदर सारे परमाणु किसके हैं? कैल्शियम के हैं। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो वो प्रत्येक कण किसका है? छोटे छोटे कण, वो ऑक्सीजन का है। तो इस तरह से कोई भी तत्व है वो छोटे छोटे परमाणुओं से, एक जैसे परमाणु से मिलकर बना होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि तत्व किसे कहते हैं। ठीक है। अब क्या है, आगे अपने को इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए तत्वों को 3 मेन भागों में बांट दिया गया है। मेनली तो पहले अपन 2 ही भाग पढ़ते हैं और वैसे अपने चैप्टर में भी 2 भाग पढ़ने हैं, लेकिन अपन बेसिक जानकारी के लिए ये 3 भागों में अपन इसको बांटा है। पहला कौन सा है? धातु। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अधातु। और तीसरा कौन सा है? उपधातु। अपन डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें से कुछ धातुएं होती है, कुछ क्या होती है? अधातुएं होती है और कुछ उपधातुएं होती हैं। हालांकि उपधातुएं अपन बहुत कम देखते हैं, लेकिन ये सारी चीजें अपन देखते हैं। लेकिन जैसे अपने बात करें कि ये मार्कर आपको दिख रहा है, ये पेन जो है, ठीक है, इसको लिखने के लिए किसका है? प्लास्टिक का। ठीक है। तो क्या ये धातु है या नहीं है? तो ये पूरी जानकारी इस चैप्टर में अपन सीखेंगे। कोई सी भी धातु, कोई सा भी पदार्थ आपके सामने आ जाए तो आप ये बता पाए कि ये धातु है या नहीं है। ये दोनों आपको जानकारी इस चैप्टर में अच्छे से मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे धातु। धातु किसे कहते हैं? देखो, धातु बहुत सारे, जो आवर्त सारणी के अंदर अभी बात करें ना अपन, टोटल तत्व अभी तक अपन बात करें तो तत्व जो टोटल अभी तक अपने माने 118। 118 में 80 से अधिक क्या है? 80 से अधिक है धातुएं। आपने पिछली क्लास में, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी की बात करें तो 118 तत्वों में से 80 से अधिक क्या है? 80 से अधिक धातुएं हैं। ठीक है। कैसे पहचान कर सकते हैं? तो देखो, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, ठीक है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्याग सकता है, या जिसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी अपन ये भी कह सकते हैं इसके अंदर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन।
ई माइनस का मतलब अपन इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है उसको अपन क्या कहते हैं, धातु। जैसे आपने नाम सुना होगा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोना, चांदी, लोहा, ये सारे एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं, धातुएं हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और जिस भी तत्व में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसको अपन धातु कहते हैं। आ जाते हैं अपन अधातु के ऊपर। देखो अभी इसके गुण और पढ़ेंगे, अभी नॉर्मली अपन परिभाषाओं के समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले तत्व, यानी जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है उसको अपन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, या जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन मुक्त किया है, इसके अंदर अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, रिक्त है, वो खाली स्थान है, वहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है उसको अपन क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जिसमें बहुत सारी गैसें और भी तत्व आते हैं, जैसे क्लोरीन गैस, तो सारी की सारी गैसें हैं, वो क्या है, वो सारी की सारी गैसें अधातु होती है। सारी गैसें क्या होती है, अधातु। जैसे क्लोरीन गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारी क्या है, जैसे कार्बन है, धातु है, ये जो मार्कर है वो कार्बन का यानी प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये भी क्या है, अधातु है, धातु नहीं है। तो वो चीजें जिसमें इलेक्ट्रॉन, वो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो उपधातु क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, एक ग्रहण कर रहा है। उपधातु देखो जिसके अंदर धातु के भी गुण होते हैं और अधातु दोनों के गुण होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। तो उस तरह के तत्व को अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं, उपधातु। उपधातु के उदाहरण आपको अच्छे से याद रखना है, आगे चैप्टर में भी आपके पढ़ेंगे उपधातु क्या होती है वो आएगा। तो जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये क्या है, उपधातु हैं। ये ऐसे तत्व हैं जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। किनके, इसके भी गुण पाए जाते हैं और इसके। देखो परिभाषा, इलेक्ट्रॉन देने और लेने वाले तत्व, यानी इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उपधातु। उपधातु इसको कहा जाता है। तो देखो धातु कौन से होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो धातु कहलाती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें अपन डेली लाइफ में, जैसे लोहे से बनी हुई चीजें, एल्यूमिनियम से बनी हुई चीजें, तांबे से बनी हुई चीजें अपन देखते हैं, जो वायर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक में यूज करते हैं, सोने चांदी से बने हुए गहने अपन देखते हैं, वो सारे क्या हैं, धातुएं हैं। जबकि कुछ अपन डेली लाइफ में अधातुएं भी देखते हैं, जो अपन सबसे इंपॉर्टेंट है, अपन जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, वो ऑक्सीजन गैस क्या है, अधातु। इन अधातु की पहचान क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है इसके अंदर। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन। और उपधातु जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और त्यागने दोनों की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये क्या होते हैं, ये उपधातु होते हैं। तो अपने को ये तो समझ में आ गया लगभग कि इसकी परिभाषाएं क्या क्या है। ठीक है, मेनली जो बड़े तौर पे अपन परिभाषाएं देखें तो इस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद में अपन समझेंगे इसके गुणों के बारे में, धातु और अधातु। चैप्टर में अपने को धातु और अधातु के पढ़ना है। ठीक है, उपधातु को अपन नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखो आगे बात करें तो बहुत ही आपको अच्छे से तरीके से यहां पर अपन बात करेंगे जो धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है, उसकी बनावट, ठीक है, यानी उसका आकार कैसा, उसका पिघलना, ये मतलब जो बाहरी तौर पर अपन जिसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो इसके भौतिक गुण है। आपकी बुक में पहले इसको बहुत ही मतलब आपकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को बहुत ही आसान से कर दिया है, और जो अपने को चीजें फैक्ट याद रखने हैं बस वही यहाँ पर लिखेंगे, और दोनों साथ में लिखेंगे कंपेयर करके, ताकि एक याद करो तो दूसरा आपको 100% याद हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या है, कुछ चीजें आपको फैक्ट याद रखने हैं। तो देखो अपन इसके गुण पढ़ते हैं। देखो धातु क्या है, अपन इसकी तरह से, इससे क्या होगा, अपन कोई धातु है या नहीं है उसको भी पहचान पाएंगे। सबसे पहले तो देखो, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु क्या होती है, कोई भी धातु हो, अगर उसकी सरफेस, कई बार क्या होता है उसके ऊपर पॉलिश की वजह से, कोई मतलब दूसरे मटेरियल की वजह से उसकी सतह खराब हो जाती है, लेकिन उस सतह को बिल्कुल साफ कर दें, चाहे वो लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, एल्यूमिनियम हो, तांबा हो, कोई सा भी हो, अगर वो शुद्ध है उसकी सतह, यानी वो चमकदार होगी। क्या होगी, चमकदार होगी।
ठीक है। अगर ए धातु की बात करें तो ए धातु चमकदार नहीं होती है। ए धातु की सतह चमकदार, अब मार्कर की सतह आपको चमकदार दिख रही है क्या? हालांकि इसके ऊपर इतना चमकदार, लेकिन इतनी हमेशा नहीं रहती है। ठीक है, यानी प्लास्टिक, लकड़ी, ये आपको चमकदार दिखाई देते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब वो क्या है? ए धातु है। लेकिन यहां पर आपको कुछ अपवाद ध्यान रखने हैं, ये आपको अच्छी तरह याद रखने हैं और ये एक एक नंबर में बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं। क्या अपवाद है इसके अंदर? जो आयोडीन होता है, आयोडीन एक ए धातु है, इसमें सारे लिखे हुए ए धातु, ये ध्यान रखना। आयोडीन एक ऐसा ए धातु है जो चमकदार होता है। ये क्या होता है? ये चमकदार होता है। तो यहां पे आपको इंपॉर्टेंट पर्सन यहां पर एक बनता है, एक ऐसी ए धातु का नाम बताइए जो चमकदार है। ए धातु है, धातु तो सारी लगभग सारी चमकदार होती है, लगभग सारी, लेकिन ए धातु आपसे पूछ ले तो कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन आपने सुना होगा किसमें पाया जाता है? जो अपन नमक जो खाते हैं उसके अंदर आयोडीन युक्त नमक होता है, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? चमकदार होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें, सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। सामान्यतः सारी धातुएं क्या होती है? जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, ये क्या है? ये कठोर होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक सामान्यता है, मतलब सभी नहीं है, ध्यान रखना, कुछ है। ठीक है, यहां पर अपवाद ध्यान रखना है। अपवाद क्या है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये क्या है? ये मुलायम है। ये क्या धातुएं हैं? ये मुलायम है। मोम जैसे होते हैं, पनीर जैसे होते हैं, इसको आप चाकू से आराम से काट सकते हैं। इनको आप चाकू से काट सकते हैं। किसको? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये धातुएं हैं लेकिन उतनी ज्यादा कठोर नहीं है। आपने मोम देखा है? मोमबत्ती वाला जो मोम होता है कैसे होता है? उसके जैसे होती है। इसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। और दूसरा एक और अपवाद है, क्या? मरकरी, जिसको अपन पारा भी कहते हैं, ये तो पाया ही दर्द अवस्था में पाया जाता है। कौन से? सामान्य ताप पर। सामान्य ताप का मतलब क्या होता है? अभी जो अपने रूम के अंदर जितना टेम्परेचर है उसको आप सीधा रख देंगे तो वो द्रव अवस्था में रहेगा। क्या आपको पता है पारा कहां पर पाया जाता है? पारा अपने देखा होगा थर्मामीटर के अंदर, जो बुखार वगैरह चेक करने के लिए जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर क्या होता है? पारा होता है। और वो कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। यानी पारा या मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है, ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो पर्सन बनते हैं ना, एक एक नंबर के पर्सन यहीं से बनते हैं। आपसे पूछे एकमात्र ऐसी धातु का नाम, किसका? धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है? वो है पारा, यानी मरकरी। कौन सी है? मरकरी। ठीक है, आपसे पूछे कौन सी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, तो कौन कौन सी है? एक पूछे तो आप सोडियम बता सकते हैं, सोडियम से उसके बाद पोटेशियम और उसके बाद लिथियम। ठीक है, तो आपसे एक पूछे तो आप क्या बता देंगे? सोडियम बता देंगे। ठीक है, आगे देखो, जो ए धातुएं होती है वो सामान्यतः या तो ठोस होती है या गैस होती है। तो इनमें फर्क क्या रहा? देखो, कुछ एक पॉइंट है वो लिमिटेड, यानी सारी ठोस नहीं होती है, कुछ ठोस भी होती है तो, लेकिन कुछ गैस में भी होती है। गैसें तो सारी क्या है? ए धातुएं। जैसे अपन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये है ना ऑर्गन, ये सारी गैसें, ये क्या है? ये ए धातु है। लेकिन यहां पर बात करें, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो क्या है? हीरा। हीरा बहुत अधिक कठोर होता है और जिसके बारे में अपन आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हीरे के बारे में भी पढ़ेंगे, क्यों इतना कठोर होता है वो भी जानेंगे। तो आपसे पूछे सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ये धातु जितनी कठोर होती है उससे भी ज्यादा कठोर होता है, लेकिन ये धातु नहीं है हीरा, ये कार्बन का एक अपर रूप है। हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप। अपर रूप का मतलब क्या होता है? कार्बन की अलग अलग कई प्रकार की कार्बन की अवस्थाएं होती है। ठीक है, कार्बन के अलग अलग रूप होते हैं, उसमें से एक रूप है, मेनली कार्बन के 3 रूप, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन, ये तीनों कार्बन के रूप हैं। ठीक है, अब ये कार्बन के 3 रूपों में से एक रूप है हीरा, जो बहुत अधिक कठोर होता है। तो प्राकृतिक जो कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ वो है हीरा। इससे कोई प्रकृति में, इस धरती पर कोई भी इससे कठोर पदार्थ नहीं पाया जाता है। किससे? हीरे से। अगले पॉइंट की बात करें, तीसरा, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। अगर धातु को पीटेंगे ना, इतना सा अपन टुकड़ा ले लेते हैं धातु का और उसको पीटते रहेंगे तो वो लंबा चादर जैसा बन जाएगा।
अपन धातु को पीट कर चद्दर बनाया जा सकता है। कोई भी धातु, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, एल्यूमिनियम हो, लगभग सभी धातुओं को, मतलब कुछ धातुओं को, सभी को तो नहीं कहेंगे, कुछ धातुओं को पीट कर क्या बनाया जा सकता है, चादर बनाया जा सकता है, चद्दर बनाया जा सकता है। ठीक है, इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है, या आघात वर्धनीयता भी बोलते हैं। ठीक है, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है धातु को पीटकर उसकी चद्दर बनाना। आघात वर्धनीयता एक धातु का गुण है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, धातुओं को पीटकर चद्दर बनाया जाता है। इसको अपन क्या कह सकते हैं, आघात वर्धनीय कह सकते हैं। यानी जिस धातु को पीटकर चद्दर बनाया जा सकता है वो आघात वर्धीय धातु है। ठीक है, बात करें सबसे अधिक आघात वर्धीय धातु कौन सी है, यानी जो सबसे ज्यादा चद्दर बना देगी, सबसे लंबी चद्दर बना देगी, तो सबसे पहले नंबर आता है सोना और दूसरे नंबर आता है चांदी। दूसरे नंबर कौन सा आता है, चांदी। यानी ये सबसे ज्यादा चद्दर बनाएगी लंबी। यानी आपने देखो, आपने ये किया कि मान लो 10 ग्राम सोना लिया, 10 ग्राम चांदी ली, 10 ग्राम लोहा लिया, 10 ग्राम एल्यूमिनियम लिया, 10 ग्राम कोई और चीज पदार्थ ले लिया, तो सबसे ज्यादा लंबी चद्दर किसकी बनेगी, तो सोने की सबसे ज्यादा, सोने और चांदी की सबसे ज्यादा लंबी चद्दर बनेगी। ठीक है, बाकी अगर आप लंबी बनाने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी। तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, सोना और चांदी। बात करते हैं यहाँ पे, अधातुओं को पीटकर उस पीटते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, चद्दर नहीं बना सकते, उसको पीटने पर क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो अधातुएं क्या होती है, आघात वर्धनीय नहीं होती है। क्या नहीं होती है, आघात वर्धनीय नहीं होती, मतलब उसको पीटकर चद्दर नहीं बनाया जा सकता। क्या आप लकड़ी को पीटकर चद्दर बना सकते हैं, कार्बन को पीटकर चद्दर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो देखो यहाँ पर अपने 3 गुण पढ़े हैं। पहला क्या है, धातुएं क्या होती हैं, सतह चमकदार होती है, जबकि यह धातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है। अपवाद कौन सा है अधातु के अंदर, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो अधातु होने के बाद भी चमकदार है। दूसरा पॉइंट था, धातुएं कठोर होती है, अधातुएं कठोर नहीं होती है, मतलब ये अधिक कठोर होती है, कठोर तो हो सकती है, ठोस और गैस के रूप में होती है। उसके बाद में अपने पढ़ा, धातुएं को पीटकर चद्दर बनाया जा सकता है, अधातु को पीटकर चद्दर नहीं बनाया जा सकता है। तीनों पॉइंट आपको समझ में, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, इसका जो गुण है, भौतिक गुण, कुछ धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातु को अपन पिघलाकर या खींचकर उसको तार बना सकते हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती है। ठीक है, इस गुण को कहते हैं तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है तन्यता किसे कहते हैं, तो तन्यता का मतलब होता है धातुओं को खींचकर तार बना देना। अपन देखते हैं तांबे की तार होती है, चांदी की तार बना सकते हैं, सोने की तार बना सकते हैं, तो धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। तो यहां पर बात करेंगे सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना, यानी सबसे लंबी तार बनाएगी। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, मात्र 1 ग्राम सोने से, 1 GM का मतलब 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है, आप सोच सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। कितनी, 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। देखो कितना, सिर्फ 1 ग्राम सोने से इतनी पतली तंबी तार बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी, सिर्फ 1 ग्राम सोने से। तो ये सबसे अधिक तन्य धातु है। सबसे अधिक का मतलब जिससे सबसे लंबी तार बनाई जा सके, कम से कम चीज से जितनी पतली बन सकती है, वो सबसे ज्यादा तन्य धातु है। बात करते हैं अधातु की, तो अधातु को खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये तन्य नहीं होती है, क्या होती है, भंगुर होती है। भंगुर का मतलब भुरभुरी होती है, टूट जाती है भुरभुरी, इसको खींचकर तार नहीं बना सकते आप। तो यहां पर हमने ये देखा कि कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनको खींचकर तार बनाया जा सकता है, और इस गुण को, धातु के इस गुण को कहते हैं तन्यता। और आपको पता है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना। आपने अभी ये पीछे बात की थी, सबसे ज्यादा आघातवर्ती धातु कौन सी है, सोना और चांदी दोनों हैं, लेकिन यहां पर सबसे अधिक तन्य की बात करें तो तन्य सबसे अधिक धातु है, वो है सोना। अगले पॉइंट की बात करें, 5वां, धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। उष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। कैसे बात करेंगे, देखो उष्मा की बात करते हैं। उष्मा मतलब होता है गर्मी। आप अगर मान लो लोहे की या कोई भी धातु है, धातु को आप इस तरह से इसके नीचे आग जलाकर यहां से गर्म करो, या इस तरफ से आप गर्म करो आग जलाकर, इधर से पकड़े हो, थोड़ी देर बाद में देखोगे आप इधर गर्म महसूस होगा, यानी वो उष्मा थी, वो गर्मी थी, यहां से चलते 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 यहां तक पहुंच गई।
यानी इस तरफ से आप गर्म करोगे तो यहां से गर्म हो जाएगा, चाहे वो ये लोहे की हो, चाहे सोने की हो, चांदी की हो, एल्यूमिनियम की हो, तांबे की हो, कोई भी धातु की अगर ये बनी हुई है, ये धातु की रॉड बनी हुई है तो उसमें इसके अंदर से चल सकती है। और वैसे ही इसके अंदर से विद्युत धारा भी चल सकती है, यानी आपने एक तरफ लाइट लगा दिया और दूसरी तरफ से हाथ से पकड़ेंगे तो करंट लग सकता है। ऐसा आपको घर पर बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन ऐसा होता है कि यहां पर आप करंट महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो धातुएं जो होती हैं वो विद्युत और उष्मा की सुचालक, सुचालक मतलब जिसके अंदर से विद्युत धारा बह सके या उष्मा बह सके। क्या आप बता सकते हैं विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सबसे अच्छा चालक है सिल्वर। सिल्वर मतलब होता है चांदी। क्या होता है? चांदी। और दूसरा है कॉपर। कॉपर यानी होता है तांबा। कॉपर यानी तांबा। सबसे अच्छा चालक आपसे पूछे तो सबसे अच्छा तो वही चांदी है। सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। तांबा आता है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो चांदी है, दूसरे नंबर पे आता है तांबा। तो फिर अपने घरों में चांदी की तार क्यों नहीं लगाते? जब सबसे अच्छा चालक है, इससे बहुत अच्छा, इतनी अच्छी ऊर्जा जाएगी, इतनी अच्छी विद्युत धारा बहेगी, तो ये क्यों नहीं लगाते? तो ये क्या होता है आपको पता है, चांदी बहुत महंगी होती है इसलिए नहीं लगाते। तांबा इसकी तुलना में काफी सस्ता होता है, इसलिए अपन सारे जो वायर्स होती है वो तांबे की बनी होती है। हाँ, तो अपन बात करें, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है वो सबसे अच्छा चालक है तो यहां पर एक कुचालक यानी बहुत कम चालक जिसको कह सकते हैं कुचालक या बहुत बुरा चालक, यानी जिसके अंदर से विद्युत धारा बहना बहुत ही कठिन है, नहीं बहेगा, वो है लेड। लेड यानी शीशा, शीशे के अंदर से विद्युत धारा नहीं बह सकती, वो बहुत ही खराब चालक होता है विद्युत धारा का, या जिसको कह दे कुचालक ही है वो विद्युत धारा का। दूसरे नंबर पे आता है मरकरी। मरकरी भी ऐसी धातु है जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लगभग नहीं होती है, नगण्य के बराबर। जबकि बात करें अधातु की, तो अधातु उष्मा और विद्युत दोनों की कुचालक। कुचालक का मतलब होता है उसके अंदर से विद्युत धारा नहीं बहेगी। आप लकड़ी ले लो या प्लास्टिक है, इसको आप एक तरफ से गर्म करते रहो, दूसरी तरफ से भले ही पकड़ के रखो, कोई भी नहीं है, 1 घंटे 2 घंटे। अगर आप लकड़ी जला के रखो, दूसरी तरफ से आराम से पकड़ के रखो, लकड़ी गर्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका मतलब इसके अंदर से विद्युत धारा भी नहीं बह पा रही है। और लकड़ी को आप लाइट में लगा के ऐसे हाथ से पकड़ लो, करंट नहीं आएगा। मार्कर को पकड़ लो, प्लास्टिक है, रबड़ है, इसको पकड़ लो, इसमें करंट नहीं आएगा। इसका मतलब इसके अंदर से विद्युत धारा नहीं बह पा रही है। तो इसका मतलब वो विद्युत का क्या है, कुचालक या अचालक भी कहते हैं। ठीक है, तो जो अधातु होती है, अधातु वो विद्युत और उष्मा दोनों की क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन और लेकिन एक अपवाद है यहाँ पर, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का ही एक अपर रूप है। किसका? कार्बन का, जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। विद्युत का सुचालक। सबसे ज्यादा बार इसमें से पूछे ना कि सबसे ज्यादा बार छोटा प्रश्न कौन सा पूछा गया, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो यही है। वो क्या है, यही है। एकमात्र ऐसी अधातु का नाम लिखिए, एकमात्र ऐसे अधातु पदार्थ का नाम लिखिए जो विद्युत का सुचालक है। वो कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का एक और रूप है। ये कार्बन के मेनली 3 रूप आपको बताएं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो ये ग्रेफाइट वही पदार्थ है जो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ये है क्या, अधातु है, फिर भी विद्युत का क्या है, सुचालक है, यानी इसके अंदर से विद्युत धारा आसानी से बह सकती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज यानी ध्वनि उत्पन्न करती है। अगर कोई धातु है वो कठोर सतह से टकराएगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, आवाज यानी ध्वनि उत्पन्न करेगी। और इस धातु के इस गुण को कहते हैं ध्वनिक या सोनोरस। ध्वनिक या सोनोरस। अपने स्कूल में जो घंटी होती है वो किसकी बनी होती है, धातु की, लोहे की या तांबे की बनी होती है। जैसे इसके ऊपर चोट लगाते हैं तो बहुत ही क्या कहते हैं, आवाज आती है, एक इस तरह की आवाज अलग आती है। जबकि आप लकड़ी को पीटेंगे तो क्या वैसी आवाज आएगी क्या? अगर एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और उसको लकड़ी से बजा रहे हैं तो वैसी आवाज आएगी क्या? नहीं, वैसी नहीं आएगी। तो धातु किसी भी ठोस सतह से टकराएगी तो ध्वनि उत्पन्न करेगी, जबकि सामान्यतः धातुएं ध्वनि ये उत्पन्न नहीं करती है। क्या नहीं करती है, उत्पन्न नहीं करती है। धातुएं किसी ठोस से टकराकर ध्वनि या आवाज उत्पन्न करती है। इस गुण को क्या कहते हैं, ध्वनिक। इस गुण को क्या कहते हैं, ध्वनिक या सोनोरस। ऐसी धातु जो ध्वनि उत्पन्न करती है उसको ध्वनिक या सोनोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्वनिक या सोनोरस कहा जाता है। वहीं बात करें इसके
अंतिम पॉइंट की, जो धातुओं के अपन पढ़ रहे थे भौतिक गुणधर्म, इसका अंतिम पॉइंट बात करें तो धातुओं का गलनांक अधिक होता है। धातुओं का गलनांक सामान्यतः बहुत अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। जबकि बात करें अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। धातुओं की तुलना में इसका क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक कम होता है। गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है? तो जिस टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, कोई भी धातु या अधातु पिघलना स्टार्ट हो जाती है, जिस तापमान पर कोई भी धातु पिघलना स्टार्ट हो जाती है वो होता है उसका गलनांक पॉइंट। और जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ वाष्प बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी गैस बनना जिसका स्टार्ट हो जाता है, वो होता है इसका क्वथनांक। वो क्या होता है? क्वथनांक। यानी बात करें, अगर कोई पदार्थ है वो ठोस से द्रव में जिस अवस्था, जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर वो ठोस से द्रव में बदल रहा है वो है गलनांक, और जिससे द्रव से किसमें बदल रहा है? गैस में, तो वो है उसका क्वथनांक। ठीक है। धातुओं का आपको पता है, सोने को, चांदी को, लोहे को, एल्यूमिनियम को, इनको पिघलाने के लिए बहुत अधिक गर्म करना पड़ेगा। जितना अधिक गर्म करना पड़ेगा उसका मतलब उसका तापमान यानी उसका गलनांक बहुत अधिक है। जबकि आपको प्लास्टिक को पिघलाना है, ठीक है, या कोई भी अधातु है उसको पिघलाना है, तो उसका गलनांक बहुत कम होता है। लेकिन और लेकिन यहां पर भी अपवाद है। कौन सा? धातु के अंदर सीजियम और गैलियम। सीजियम और गैलियम दो ऐसी धातु है कि इसको हथेली पर रख दें तब भी ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। हथेली पर रख दें तब भी ये क्या हो जाएगा? पिघलने स्टार्ट हो जाएगी। जब इसको हथेली पर रख देते हैं तब भी, हथेली अपनी थोड़ी बहुत तो बाहर से गर्म होती है ना, तो इसको रख देते हैं, कुछ ही देर में ये हथेली पर रखी हुई पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी दो धातुएं बतानी है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, तो वो ये है सीजियम और गैलियम। इसका गलनांक क्या होता है? इन दोनों का गलनांक बहुत कम है। गलनांक बहुत कम। किसका? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, दो ऐसी धातुओं के नाम लिखिए जिसका गलनांक बहुत कम होता है, या दो ऐसी धातुएं जिसको हथेली पर रखने पर वो क्या हो जाता है? पिघलना प्रारंभ हो जाती है। तो उसको अपन क्या कहते हैं? गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जो जिसका गलनांक बहुत कम होता है। बात करें अधातु की, तो अधातु का आपको बताया गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है। लेकिन और लेकिन दो ऐसे अपवाद हैं जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है, वो होता है हीरा। अपने बात की थी, हीरा क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो जितना कठोर होगा उसका गलनांक भी क्या होगा? उतना अधिक होगा। तो ग्रेफाइट भी इसके दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे है हीरा। हीरे का गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ग्रेफाइट। ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। दोनों ही क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। दोनों का ही गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? बाकी अधातुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। यहां तक कि ये धातुओं के बराबर या धातुओं से भी ज्यादा होता है। हीरे का और इनका तो क्या है? धातुओं से भी ज्यादा होता है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं, जो धातु और अधातु के कौन कौन से गुण हैं। अगर आप इसको कंपेयर करके याद रखोगे तो आसानी से याद रह जाएगा। देखो, आपने बात की, दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। अब देखो, यहाँ पर एक पॉइंट याद करते हैं ना कि शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, इसकी सतह चमकदार नहीं होती है। अपवाद आपको अच्छी तरह याद करने हैं। दूसरा, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, तो ये ठोस और गैस हो सकती है। तीसरा है, कुछ धातुओं को पीटकर चादर बनाई जा सकती है, तो इसमें तो किसी भी धातु को पीटकर चादर नहीं बनाई जा सकती। अगला पॉइंट की बात करें, चौथे पॉइंट की, तो कुछ धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। यहां पर अधातुओं को खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। हाँ, हालांकि तार के ऊपर जो कवर होता है, जो अपने तांबे की और इसको घरों की जो वायर होती है, तार होती है, उसके ऊपर जो तार का कवर होता है उसके ऊपर जरूर या तो रबड़ लगा होता है, ठीक है, या तो रबड़ लगा होता है, और या फिर पीवीसी का कवर लगा होता है। पीवीसी क्या होता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये एक तरह का प्लास्टिक है, उसके ऊपर कवर लगा दिया जाता है, ये जरूर होता है। लेकिन तार इसकी नहीं बनी होती है। अगर तार इसकी बना देंगे तो ये तो विद्युत का क्या है? कुचालक है, इसके अंदर से विद्युत धारा ही नहीं बहेगी। इसके बाद अगला है, जो पांचवा पॉइंट है, धातु जो होती है वो उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातु क्या होती है? विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है। लेकिन एक धातु है, अधातु है, जो सुचालक है, वो है ग्रेफाइट। अगला पॉइंट था,
अगर कोई धातु ठोस से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है, जबकि अधातु में ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है, मतलब उस तरह की आवाज नहीं होती है। और अंतिम है, धातुओं का गलनांक उच्च होता है, जबकि अधातु का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो ये थे इसके पॉइंट। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपन यहां पर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसका आपको आंसर देना है। देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, इसी के अंदर से जो अभी पॉइंट पढ़े हैं इसी के अंदर से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको इसका आंसर मुझे जल्दी से लिख के बताना है। सबसे पहला है, एक ऐसी धातु का नाम जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्य ताप पर क्या है, द्रव है। दूसरा है, हाँ यहां पर एक बात ध्यान रख लेना, यहां पर अपने पॉइंट बात की तब यहां पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पर एकमात्र ऐसी धातु, ये तो चमकदार हो गया, जो धातु है यहां पर बात करें अपरूप है, एक ऐसी अधातु जो विद्युत की क्या है, सॉरी द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी है, ब्रोमीन। एकमात्र ऐसी अधातु भी है। एक धातु कौन सी है, धातु जो है वो आपको बता दिया था मरकरी या पारा, जबकि अधातु कौन सी है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। हाँ तो क्वेश्चन की बात कर रहे थे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो विद्युत की सुचालक है। क्या है, विद्युत की सुचालक है। और तीसरा प्रश्न है, ऐसी धातु का नाम लिखना है, धातु का नाम लिखिए जिसका जिनका गलनांक बहुत कम होता है, या जिसको कह दे जो हथेली पर रखते क्या हो जाती है, पिघल जाती है। ठीक है। और चौथा और अंतिम प्रश्न है आज के लिए आपका, वो ये है कि थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, आपको यह बताना है, एक धातु का नाम लिखना है जो विद्युत की कुचालक है। एक और लिख लेना प्रश्न नंबर 5, एक धातु का नाम लिखना है, एक अधातु का नाम लिखना है जो चमकदार है। जो क्या है, चमकदार है। ये 5 क्वेश्चन आपको कमेंट में इसका आंसर लिख के बताना है। सबसे पहला कौन सा है, एक ऐसी धातु का नाम लिखना है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी अधातु का नाम लिखना है जो विद्युत की सुचालक है। एक धातु का नाम लिखना है जिनका गलनांक बहुत क्या होता है, कम होता है, या जिसको हथेली पर रखते ही पिघलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसी धातुओं का नाम लिखना है, 2 धातुओं का। इसके बाद है, एक धातु का नाम लिखना है जो विद्युत की कुचालक है। धातु का नाम लिखना है जो विद्युत की कुचालक है। और अंतिम प्रश्न है, अधातु जो चमकदार है। तो ये है आज के आपके प्रश्न, आपको इनको कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर आपको जरूर बताना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिख के बताएं। आपको कोई सुझाव या आपको सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।